नारायण एंड हाय, आई एम सीमा। एंड आज जो है हम इंडियन आर्मी क्लर्क का जो है वो दूसरा पेपर करेंगे। कल हमने एक किया था, उसमें आपका कितना स्कोर आया आपने चेक किया था, तो आज फिर से आप वही काम करना। उससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि अपनी रैंकिंग देनी है सभी को कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का हमारा टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बताइए, विजयलक्ष्मी, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, मोडवेट इज रिलेटेड टू। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। मोडवेट आपका किससे संबंधित है? कौन सा टैक्स है ये? सेल्स टैक्स से रिलेटेड है, वेल्थ टैक्स से, इनकम टैक्स से, एक्साइज ड्यूटी से। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, विच इज द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? बताइए, पेरिस, काबुल, थिम्पू या तेहरान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फटाफट आप भी आंसर करिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ आप स्टैंड करते हो। ठीक है, गोबर गैस में प्राय कौन सा गैस होता है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, या मीथेन होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें कौन सा गैस होता है? मीथेन। ठीक है, फिर है, म्यांमार किसका नाम है? बताइए, म्यांमार जो है इसका दूसरा नाम, ये म्यांमार और किसको बोलते हैं? भूटान को बोलते हैं, थाईलैंड को बोलते हैं, बर्मा को बोलते हैं, या श्रीलंका को बोलते हैं? बताइए, तो ये बोलते हैं आपका सी, बर्मा को जो है आपका क्या बोलते हैं? म्यांमार भी बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्टेनलेस स्टील एक धातु है जबकि हवा। तो बताइए कि स्टेनलेस स्टील एक धातु है जबकि हवा, तो ये क्या है? तो ये इन दोनों का क्या है? गैस है, मिश्रण है, यौगिक है, या घोल है? तो स्टेनलेस स्टील जो है एक धातु, और जो हवा है उन दोनों का क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर, ओटोमिक थ्योरी वॉज इन्वेंटेड बाय। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? बताइए, परमाणु सिद्धांत की खोज जो है वो किसने की थी? बेंजामिन ने की थी, मारिया क्यूरी ने की थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी, या जोल डेल्टन ने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फटाफट आंसर करिए। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, मैकमोहन मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच है? बताइए, मैकमोहन लाइन ये किन देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है, या पाकिस्तान और चाइना के बीच में है? तो यहाँ पे ये जो है वो भारत और चीन के बीच में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो, सिस्मोग्राफ को किस मापने के लिए सिस्मोग्राफ को मापने के लिए मतलब किस यूनिट को मापने के लिए उसका यूज किया जाता है? आपको वर्षा को, पानी की गहराई को, वायु वेग को, भूकंप को? ये तो आपको पता ही होगा। सिस्मोग्राफ जो है उससे आपका क्या मापा जाता है? उससे आपका भूकंप जो है वो मेजर किया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखो 10th क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री? तो ये होगा आपका ऑप्शन कौन सा? आर्य युग, गुप्त युग, मौर्य युग, या स्लैव युग? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग। गुप्त युग जो है इसको स्वर्ण युग भी बोला जाता था। बच्चों की डिमांड थी कि मैम इंग्लिश में भी पेपर लेके आओ, इसलिए इंग्लिश में लेके आई हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो जुड़िए, एंड इंग्लिश का सेशन जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा। बच्चों का ये कि मैम ये सेक्शन इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, तो इंग्लिश का सेक्शन तो इंग्लिश में ही रहेगा। अभी देखो आपके मैथ के क्वेश्चन, देखो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, ये हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो 8, यहाँ पे x मान लो 1/4, ये अनुपात समानुपात का है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका? जो बाहर वाली संख्या होती है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं। तो x इंटू 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 32। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है आपका द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इज 21, 18, 15, x, 22, 31। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत मान 21 है, तो 18, 15, x, 22, 31 में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब आप इसमें क्या करोगे, आपका जो है निम्नलिखित संख्याओं का औसत मान आपको 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या का आपको जो है वो औसत दे दिया 21, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा इसका 21 पांचे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। अब 105 इन सब का टोटल हो गया, तो आप इन सबको ऐड कर लोगे 18 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 31, ठीक है, तो कितनी संख्या है प्लस 22, ठीक है। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपका क्या आएगा, ऐड करने पे जो है इसका आ जाएगा 8, 5, 13, 8, 5, 13, 13 और 1 14, 14, 15, 16, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 1 8। और ये जो है अब 105 में से आप क्या करोगे इजिकल टू प्लस 1 एक्स, सॉरी 105 में से आप 86 लेस कर दोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 में से 6 गया आपका 9 और 9 में से 8 गया 1, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक अर्धवर्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिणाम ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट इट्स पैरामीटर। तो आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। तो आप इसका कैसे फाइंड आउट करोगे, आप जो है देखो ये कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन आपका, हमेशा देखो अर्धवर्ताकार जो है इसका आपको क्या पूछ लिया, अर्ध कोण मापक पैरामीटर पूछा है, पैरामीटर पूछा है, तो पैरामीटर जो आपका सर्किल का पैरामीटर होता है, सर्किल का पैरामीटर क्या होता है 2πr। तो आपको क्या पूछा है, आपको आधे सर्किल का पूछा है, तो आप क्या करोगे 1/2 से इसको डिवाइड कर दोगे। अब देखो ये आपके ऐसे है अर्धवर्ताकार, तो इसकी आपको व्यास दे दी, व्यास 14 है, तो आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी 7 हो जाएगी। तो आप अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो 1/2 इंटू 2, आपको पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 इंटू 2, ठीक है, सॉरी इंटू ये आर है 2πr, तो आर की वैल्यू आपकी है 7, 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन। ये आपकी क्या इक्वेशन, आपको के का मान बताना है। ये आपकी इक्वेशन है 4x की स्क्वायर, ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है के एक्स प्लस 9 इजिकल टू 0। जब भी आपको दो समान रूट दे रखे हों तो आपका जो के उस सेकंड जो वैल्यू उसका मान निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें आपका ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा के और सी हो जाएगा 9, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी आपका क्या है के की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9। अब देखो आप के जो है इसको इधर ये इधर लेके जाओगे तो ये प्लस के हो जाएंगे इजिकल टू में, ये 0 की जगह इधर लेके आओगे आप इसको तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, और के लिखोगे आप, ये तो के की स्क्वायर है, जब के आपको चाहिए तो 2 इंटू 2 इनका क्या ले लो आप रूट ले लो 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना हो सके छोटे तरीके से करने की कोशिश करिए ताकि आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 13 या 14। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको माध्यिका बतानी है। माध्यिका का देखो आपको 1 2 3 9, अब यहाँ पे भी कोमा है आपके, इसमें ये थोड़ी मिस्टेक्स हैं, तो ये देखो इसमें कोमा दे रखा है, ये 9 5, ये अलग अलग वैल्यू है 2 3। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप काउंट कर लीजिए। जब आपके जो नंबर्स हैं अगर ओड नंबर्स हैं आपकी, जो काउंट करने में जितने नंबर हैं जैसे 1 2 9 है, तो 9 अगर ओड है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा n+1/2 टर्म हो जाएगी। अगर आपका इवन होगा तो उसका अलग तरीका होगा। तो ये कितने हो गए 9+1/2 मतलब 10/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5th प्लेस, मतलब 5th आइटम जो है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर माध्यिका हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे आपके क्या है 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5,
ठीक है, अब देखो 6 नंबर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये कैसे होगा, यदि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65 है तो उसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, देखो ध्यान से समझिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। अब आपको x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है, x और y की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें आप क्या करोगे, देखो y को बराबर कर लो तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले आप नीचे वाली इक्वेशन लिख लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। तो यहाँ पे दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे कोई, तो 4 दूनी 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 35 को 4 से किया तो आपका 140। हमेशा ऐसे होता है तो आपके साइन चेंज होते हैं, ये तो यहाँ पे ये तीनों माइनस के आ जाएंगे, 4x 4y से 4y कट गया प्लस माइनस का। अब देखो -8 में से 3x गया, माइनस का 5x इज इक्वल टू, अब 140 में से 65 गया तो ये भी आपका क्या आ जाएगा माइनस से, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 6 गए, कितना आ जाएगा 4 और 3 7, माइनस माइनस कट, ये आपका कितना आ जाएगा 5 से ये कट हो जाएगा, 5 एकम 5 और 6 7 5 5 25। अब आपका x की वैल्यू आ गई 15। अब y की वैल्यू आप फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाल लो, तो x की वैल्यू 15, तो 2 15 दूनी 30 प्लस y इज इक्वल टू 35। तो अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 35 माइनस 30 करोगे 5 और x आपका 15। तो आपको देखो इसमें कहीं भी आंसर कुछ ऐड मल्टीप्लाई कुछ दिख रहा है, तो इसमें जो है ये आपको वैल्यू पूछ रखी है, इसमें वैल्यू आपको पूछी है x अपॉन y की वैल्यू पूछी है आपको डिवाइड में। तो x अपॉन वाई की वैल्यू जो है आपको एक्स वाई नहीं पूछा, x अपॉन वाई पूछा है, 15 अपॉन 5, तो 5 दिए 15, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 15 मीटर जाता है। ये देखो ये क्वेश्चन एक बार मैं थोड़ा सा स्मॉल कर रही हूँ क्योंकि इसमें हिंदी में जो है ये क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा है। ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। इसमें जो ये हिंदी में पूर्व दिशा दे रखा है ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे नॉर्थ सही है। अगर हम पूर्व दिशा से चलेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी, तो ये पूर्व की जगह जो है वो उत्तर कर लीजिए। तो देखो एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, अब देखो मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, हिंदी वाला आपको समझ आ गया। देखो यहाँ पे पूर्व की जगह उत्तर कर लीजिए। देखो एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 15 मीटर चलता है, देखो वो पश्चिम में 15 मीटर चलता है, फिर वो उत्तर में 8 मीटर चलता है, ठीक है, ये 8 मीटर चलता है। तो ये बोल रहा है तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी बताइए, तो यहाँ से उसकी ये दूरी बतानी है आपकी। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी ये जो है। तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट मान लो पी क्यू आर, तो ये आपको पी आर की स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी क्यू की स्क्वायर कितनी, 8 8 64, और ये 15 15 करेंगे 225, तो 5 4 9 6 2 8 और 2 289, 289 का जो आपका रूट है वो क्या हो जाएगा 17। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। ठीक है, समझ में आया, और इसको सही कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन आर्टिकल परचेज फॉर रेंज 60 इज सोल्ड फॉर 80, व्हाट इज द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस जो है उसका परसेंट पूछा है। एक वस्तु जो उसने 80 रुपए में 60 रुपए में खरीदी थी और 80 रुपए में बेची, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया 20 का। और प्रॉफिट हमेशा परचेज प्राइस पे निकलता है 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 60, जो इसको काट दो 3, जब इसको करोगे डिवाइड करोगे तो 3 तिया 9, फिर आपके 1 बच गया, 3 तिया 9, तो ये हमेशा 33.33% आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। देखो एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंबे है ये, बिजली के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो इसका क्या मतलब है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, मतलब एक पोल है उसको पार कर रही है, तो मतलब वो अपनी ही लंबाई पार कर रही है, अपने आप को पार कर रही है। तो आपको पता है आपकी चाल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, दूरी अपॉन समय।
ठीक है। और आपको ये आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो देखो दूरी आपकी कितनी है 200, मतलब वो अपनी ही लंबाई पार कर रहा है, डिवाइड बाई 15 सेकेंड। तो ये अगर आप काटोगे 5 तिये 15 और 5 चौके 20, 40 इंटू 3। अब देखो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो आप इसको कर दोगे 18/5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये 5 8 40 और 3 6 18, आपका आंसर आ जाएगा 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेंज 4000 फॉर 3 ईयर्स एट 8% पर एनम। 4000 रुपये की मूल राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से आपको साधारण ब्याज बताना है। तो 4000 पे आपका 8% आप निकालोगे और 3 साल का ये कट हो जाएगा, 4 8 32, 320 को 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 960। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। अब ये कुछ आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ये फटाफट करिए। देखो फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रियल एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम अवेलेबल मेमोरी है, या नन ऑफ दीज है। तो इसका होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार क्या पाया जाता है? ये बोल रहा है कि ये हिंदी में आधा गलत दे रहा है। एन आइटम फाउंड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार। स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार पर जो है जो आइटम पाया जाता है वो कौन सा है? सेव बटन है, फाइल है, हेल्प है, या प्रिंटर शॉर्टकट है? बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा सेव बटन। जो स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार पे पाया जाता है वो है आपका सेव बटन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। प्रोग्राम की भाषा जिसे कंप्यूटर जो है प्रोग्राम की भाषा किस में समझता है? मशीनी लैंग्वेज में समझता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में, सोर्स प्रोग्राम में, या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम की भाषा जो है वो मशीनी लैंग्वेज में समझता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है? प्रोसेसर, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी, सीएम ओ एस मेमोरी। सीपीयू जो उसका भाग क्या नहीं है? प्रोसेसर होता है, एएलयू होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। ये सीएमओस मेमोरी जो है, सिमोस मेमोरी बैटरी जो है, ये जो है आपका सीपीयू का भाग नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। विच इज रिलेटेड टू एन इंटरनेट। इंटरनेट से क्या रिलेटेड है? इनमें से इंटरनेट से क्या संबंधित है? टेलनेट, ईमेल, यूपीएस, नन ऑफ दिन। आप इंटरनेट से क्या काम करते हो? आप टेलनेट, यूपीएस, ईमेल भेज सकते हो। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो अगला, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय एएलयू। एएलयू से आप क्या समझते हो? एएलयू जो है आपकी क्या होती है? एक्सेस लॉजिकल यूनिट होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसका आंसर होगा आपका बी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मत कर देना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो हाउ मैनी बिट्स इज इन 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो आपके एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 1 किलोबाइट में कितने हो जाएंगे आपके? 1024। कितने हो जाएंगे? 1024। अब देखो 28। हाउ मैनी साइकिल्स पर सेकेंड, हाउ मैनी साइकिल्स पर सेकेंड इन 1 गीगा हर्ट्ज। 1 गीगा हर्ट्ज में कितने आवर्तन प्रति सेकंड होते हैं? बताइए। 1000 होते हैं, 1 लाख होते हैं, या आपके 10 लाख होते हैं, या आपके 1 करोड़ होते हैं? बताइए क्या होते हैं? 10 करोड़। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम में समय एवं दिनांक किस में स्टोर की जाती है? कंप्यूटर सिस्टम में समय एवं दिनांक किस में स्टोर की जाती है? कंप्यूटर सिस्टम में जो है कंट्रोल कार्ड में, एसएमपीएस में, रोम में, या आपका सिमोस मेमोरी में, बैटरी में? बताइए। कंप्यूटर सिस्टम में समय एवं दिनांक जो है आपका सिमोस बैटरी में सेव किया जाता है। अब देखो ये इसका लास्ट क्वेश्चन। स्टार्टअप के दौरान कंप्यूटर द्वारा ढूंढा जाने वाला सबसे पहली फाइल। स्टार्टअप जब किया था कंप्यूटर का, तो स्टार्टअप के दौरान कंप्यूटर द्वारा ढूंढा जाता फर्स्ट फाइल द कंप्यूटर लुक फॉर एट द स्टार्टअप। स्टार्टअप के टाइम जो फर्स्ट फाइल देखी जाती वो कौन सी है? हेल्प, ऑटो, ईएक्स, कमांड कॉम, एडिट कॉम। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो एक्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 तक क्वेश्चन हो गए। अब जो है आपका इंग्लिश का सेक्शन आएगा।
इसको ध्यान से समझिए। बच्चों ने इंग्लिश का सेक्शन कल भी बिल्कुल नहीं किया था, बट इसको अवॉइड मत कीजिए क्योंकि क्लर्क में आपके इंग्लिश का पोर्शन ही ज़्यादा आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द 4 चॉइसेस विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेज अंडरलाइन। ये बोल रहा है कि फ्रेज आपको अंडरलाइन किया है, तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग निकलता है, आपको वही जो है एक वर्ड उसका भी आंसर इसमें दे रखा होगा, तो आपको वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको जो इसका मैं पूरा तरीके से आपको बताऊंगी। देखो फर्स्ट है आपका, देखो हिज अचीवमेंट हैज़ बीन इनकम्पिटेबल विद हिज एफर्ट्स, कि मतलब उनकी जो उपलब्धि थी, हिज अचीवमेंट हैज़ इनकम्पिटेबल, उनकी उपलब्धि जो है वो उनके प्रयासों के साथ असंगत थी। मतलब जो उन्होंने जितने प्रयास किए थे ना, उस हिसाब से उनको अचीवमेंट नहीं मिली थी। तो आपका क्या होगा, असंगत, मतलब वो मैच नहीं खाती थी। तो इसका क्या होगा, प्रोपोर्शनेट, मतलब अनुपात होता है, ये तो मैच ही होता है। एक्सेसिव भी नहीं होगा, कंसिस्टेंट मतलब संगत होता है। तो आपका इसका जो है इनकम्पिटेबल से मैच कौन सा करता है, इनकंसिस्टेंसी, असंगत। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, आई नेवर एक्सपेक्टेड सच लाइसेंसियस कंडक्ट फ्रॉम हिम। उसने बोला है कि आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच लाइसेंसियस कंडक्ट फ्रॉम हिम, कि उससे मैंने ऐसा अनैतिक व्यवहार कभी भी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी भी उससे जो है वो उम्मीद नहीं की थी। तो लाइसेंसियस का मतलब क्या है, आप यहाँ आपके अनैतिक, क्या है, अनैतिक। तो अनैतिक का जो है यहाँ पे किस कहाँ मीनिंग होगा, इलीगल, इलीगल का नहीं होगा, फुल ऑफ डिसिट भी नहीं होगा, इररेस्पॉन्सिबल, इमोरल, इमोरल का मतलब क्या होता है आपका, अनैतिक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, शी मार्वेल्ड एट हर हस्बैंड्स बोल्डनेस। शी मार्वेल्ड, मार्वेल्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, बहुत ज़्यादा शौक हो जाना। तो अपने हस्बैंड की ताकत को देख के वो बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी। तो ये हो जाएगा वाज ग्रेटली सरप्राइज्ड, शोक्ड, बी हैप्पी, बी प्राइड। वो ग्रेटली सरप्राइज, बहुत 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 ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ही इज ऑलवेज मेकिंग सच नेबोलियस प्रपोजल। ही इज ऑलवेज मेकिंग, वह जो है वो हमेशा इस तरह के ही प्रस्ताव देता है। तो मतलब इस तरह के जो नेबोलियस, अस्पष्ट, मतलब जो क्लियर नहीं होते, अस्पष्ट जो क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पे एम्बिशियस, इंसल्टिंग, वैग्यू, इम्प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी का मतलब भी आपका क्या होगा, अनक्लियर, अस्पष्ट। ठीक है, वो हमेशा ऐसे प्रपोजल देता है जो अस्पष्ट होते हैं, जो क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैग्यू। वैग्यू का मतलब भी आपका अस्पष्ट होता है। ठीक है, अब देखो आपके पिक आउट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है 34 के बाद, पिक आउट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम अमंगेस्ट द चॉइस फॉर द वर्ड अंडरलाइन। इसमें ज़्यादा जो है आपके वोकैब के क्वेश्चन है, तो ये भी आपके क्या है, ये सिनोनिम्स है। हमें इसमें भी इसका क्या बताना है, वो तो आपको फ्रेजल वर्ब दी थी, फ्रेज दिए थे, उसका बताना था। यहाँ पे आपको कोई वर्ड दिया है, उसका आपको सेम मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है कि उसको हम और क्या बोल सकते हैं, उसको हम और क्या बोल सकते हैं। देखो फर्स्ट है आपका डेक्सटेरियस। डेक्सटेरियस को क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है आपका निपुण, किसी चीज़ में क्या होना, निपुण होना, उसको पूरी तरह वो चीज़ आना। तो उसको अनस्किलफुल तो नहीं होगा, क्योंकि अनस्किल तो अनिपुण हो जाएगा। एरोगेंट भी नहीं होगा, इलिटरेट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का भी मतलब क्या होगा, स्किल्ड, मतलब वो कार्य करने के लिए निपुण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 का जो है वो क्या है, एरिडाइट। एरिडाइट का मतलब क्या होता है, एरुडाइट का मतलब होता है आपका विद्वान। क्या होता है, विद्वान, जिसको बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो इसका अनसर्टेन होगा, लर्न होगा, इग्नोमिनिशियस होगा, या एंटायर होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लर्न। लर्न का मतलब भी क्या हो, जिसको बहुत कुछ आता है, विद्वान, जो सीखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका फुटाइल। फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। क्या होता है, व्यर्थ, जो किसी काम का ना हो। फ्रूटफुल का मतलब तो उपजाऊ, जो काम का। अनसेवियरी ये भी नहीं होगा। यूजलेस, यूजलेस का मतलब आपका क्या होता है, व्यर्थ, जो कोई काम का नहीं हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आपको नेक्स्ट क्या है, पिक आउट द वर्ड दैट इज ओपोजिट इन मीनिंग एंटोनियम्स अमंग द चॉइस ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। अब आपको दिया है उसका ओपोजिट, जो आपको मीनिंग दिया है उसका आपको ओपोजिट फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट क्या क्वेश्चन आपको दिया है, ओब्लिवियन। ओब्लिवियन जो है इसका मतलब क्या होता है, विस्मरण। विस्मरण, जो भुलक्कड़, जिसको याद नहीं रहता। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा,
देखो इसमें आपके दो आंसर हो सकते हैं, रिमेम्बरेंस भी हो सकता है और मेमोरी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपके रिमेम्बरेंस भी जो इसका ऑपोजिट होता है, जिसको बहुत कुछ याद हो, और मेमोरी तो आपका मतलब याददाश्त होती है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39। 39 जो है ओबेस। ओबेस का मतलब होता है आपका मोटा। क्या होता है? मोटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पतला। पतला हो जाएगा थिन। फैट मोटा, रिजिड मीन्स कठोर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है नेक्ड। नेक्ड का मतलब होता है खुला, और इसका हो जाएगा क्लोथ, बंधा हुआ। इसका हो जाएगा आपका आंसर आंसर नंबर सी। अब देखो, अब आपके क्या आता है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। अब आपको या तो एक्टिव वॉइस दे देगा या पैसिव वॉइस दे देगा। चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द सेम पैसिव एक्टिव। आपको इसमें ग्रामर पोर्शन पूरा करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है एक्टिव पैसिव वॉइस दिया है आपको। तो एक्टिव पैसिव वॉइस जो है उसके क्वेश्चन है, अभी देखो वो देखेंगे हम, बट ध्यान से देखना, मैं ये अच्छे से समझा रही हूँ आपको। देखो, यू मस्ट डू द वर्क। तो यू मस्ट डू आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, ये आपको एक्टिव वॉइस दे रखा है, और आपका पैसिव वॉइस का इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस आपकी जो मोडाल्स है वो आ जाएगा, मतलब मस्ट, उसके साथ लग जाएगा आपका बी, और फिर लग जाएगा आपका क्या आ जाएगा? जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और प्लस आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? ऑब्जेक्ट मतलब द वर्क, तो द वर्क या तो आपका बी और सी तो हो नहीं सकता, इसको आप चेक करिए। देखो द वर्क, फिर ए और डी में देखिए मस्ट, मस्ट आ गया, फिर बी आता है, मोडाल्स जब होता है इसमें बी ने, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो वो आंसर हो गया, द वर्क मस्ट बी डन बाय, ये आपका सब्जेक्ट हो गया यू। ये फॉर्मेट होता है, ये आपका मोडाल्स है, और यहाँ पे आपको मोडाल्स दे रखा है, तो इसका पैसिव का फॉर्मेट ये होता है, ठीक है। आपको बी लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ये देखो आपका ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि हमेशा सत्य बोलो। ये हमें कोई समझा रहा है, कोई सजेशन दे रहा है कि हमेशा सत्य बोलो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? हमेशा जब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो वो किससे स्टार्ट होते हैं? लेट से स्टार्ट होते हैं। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, और आगे आपका जो ऑब्जेक्ट है प्लस वर्ब, आगे आपका जो भी है वो आ जाएगा। देखो द ट्रूथ, तो आपके लेट से एक ही स्टार्ट हो रहा है, लेट द ट्रूथ बी ऑलवेज स्पोकन, तो आपका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो, नन हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की कोई मदद नहीं करता। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल का जो है नन हेल्प्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल का वो है आपका एक्टिव वॉइस है। तो आपको इसको पैसिव में बनाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस जब आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू डज SEIS, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो इज एम आर प्लस नोट, नन है तो नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और प्लस आपके सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नन इज हेल्पिंग द पुअर, देखो सी तो आपका होगा नहीं, इसमें आपका बींग आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब ये चेक करते हैं, द पुअर आर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पे, द पुअर गरीबों की बात हो रही है तो आर आ जाएगी आपकी। नोट हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प की, हेल्प्ड बाय, नन की जगह कोई भी मदद नहीं करता। समवन अगर करते हैं तो मदद करता है, कि कोई मदद नहीं करता है, लेकिन एनीवन का मतलब कोई भी नहीं करता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, लेट हर बी टोल्ड टू वेट हेयर। अब देखो ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये आपको पैसिव वॉइस दे दिया, इसको आपको एक्टिव में बनाना है। तो एक्टिव में आप बनाने के लिए आपको पता है क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस आपका क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है ये फॉर्मेट रहता है आपका। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? टोल्ड है, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका? टेल हर टू वेट हेयर। टेल हर, वेट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस यहाँ पे टू लगता है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो तो ठीक है, नहीं तो टेल हर टू वेट हेयर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो, इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दे देगा, और आपको जो है वो उसका आंसर बताना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसका आंसर कौन सा है। ये थोड़ा सा मेरे को स्क्रीन जो है शॉर्ट करनी पड़ रही है समझ में, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। देखो
पिंकी सेड टू गौरव, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ, पिंकी सेड टू, पिंकी ने गौरव से कहा कि विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नो, कि जो तुम जानते हो क्या तुम मेरी उस काम में मदद करोगे। तो पिंकी ने उससे पूछा है, मतलब आस्क्ड। तो सबसे पहले आप आस्क्ड ढूंढो, तो बी और सी तो आपका कट हो गया। अब आप ए और डी देखो, तो पिंकी आस्क्ड गौरव, पिंकी आस्क्ड टू, अब आस्क्ड टू भी नहीं आएगा तो ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन तो यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो पिंकी सेड टू की जगह आएगा आस्क्ड गौरव। इफ लगता है इफ या दैट, यहाँ पे आपका इफ पॉसिबिलिटी है तो इफ, और आपके यहाँ पे ये विल हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है यू की जगह यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन आता है, तो थर्ड पर्सन यू की जगह क्या आ सकता है, ही। तो ही विल की जगह वुड हेल्प, ये जो है यहाँ पे इसकी अकॉर्डिंग आता है, तो पिंकी की जगह ये क्या आ जाएगा, हर इन हर वर्क जस्ट देन, कि पिंकी ने उससे पूछा कि ही वुड हेल्प हर, क्या वह जो है वो तुम्हारी मदद, ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन, कि वह जो है वो उसकी मदद करेगा उसके काम में जो वो जानता है, और नो की जगह आ जाएगा आपका देन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 46, बहुत कमाल कमाल क्वेश्चन आ रहे हैं आज। देखो, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज, उसने अपने ब्रदर को कहा है, सजेशन दिया है कि लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन, की चेंज के लिए हमको हिल स्टेशन पहाड़ी इलाके पे चल सकते हैं। तो उसने सजेशन दिया है। सबसे पहले तो देखो सजेशन कहाँ पे है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, आपका ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बट इसको चेक कीजिए। तो आई सेड टू की जगह आ जाएगा आपका सजेस्ट टू, तो आई सजेस्ट टू माई ब्रदर दैट, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें आ जाएगा दैट। अस की जगह आपका थर्ड फॉर्म में अगर आप थर्ड पर्सन देखोगे तो क्या आ जाएगा, वी, और शुड आ जाएगा आपका, देखो गो टू सम हिल स्टेशन फॉर चेंज। ठीक है, आपको सीधा ही पता चल रहा है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैनेजर ने उसको कहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं जो है वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैनेजर जो है आस्ट पूछा है, नहीं पूछा नहीं है, वंडर्ड आश्चर्यचकित हुआ है, नहीं। द मैनेजर सेड दैट ही कुडंट डू एनीथिंग, ये भी ये नेगेटिव में हो गया। तो द मैनेजर वांटेड चाहता है, टू नो व्हाट ही, आई की जगह थर्ड पर्सन आता है तो ही कुड डू फॉर हिम, यू की जगह आ जाएगा हिम, उसके लिए, कि मैनेजर चाहता है टू नो जानना कि व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, कि वह उसके लिए क्या करे। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका लास्ट सेक्शन जो है वो रहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द चॉइस गिवन सो दैट सेंस डज नॉट चेंज, कि मतलब इसका जो है वो सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। आपको एक जैसे दे दिया, आपको उसी सेंटेंस को दूसरे फ्रेम में लिखना है। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ आपको, द ग्लोरी कैन नेवर फेड, जो चमक है वो कभी भी फेड नहीं हो सकती। ये आपको इंटेरोगेटिव में बनाना है। इंटेरोगेटिव में बनाते हो तो आपको पता है सबसे पहले आपका WH टाइप वर्ड आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है मतलब कैन, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आता है। तो वैन वुड यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि कैन है, तो यहाँ पे जो देखो है हु कैन फेड देयर, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा। देखो सबसे पहले वैन, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट देयर ग्लोरी, ठीक है, और फिर आ जाएगा फेड, और आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 49, शी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही, चूज कंपेरेटिव डिग्री। आपकी जो है ये आपको पॉजिटिव डिग्री दे रखी है और इसको आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है। कंपैरेटिव जो आपकी गुड, बेटर, बेस्ट, तो मच, मोर, मस्ट, तो इसमें आपके क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपके मोर लगेगा। तो देखो शी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही, तो शी इज मोर डल, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ही इज इंटेलिजेंट मोर देन, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ए या सी में से होगा। तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर, ये हर नहीं आएगा, यहाँ पे शी ही आएगा क्योंकि कंपैरिजन हो रही है। तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी, वह जो है वो क्या है, शी ही इज मोर इंटेलिजेंट देन सी, वह जो है वो लड़की से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो शी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है इट इज़ बेटर टू लैंड देन बोरो,
कि मतलब किसी से उधार लेने की बजाय उधार देना बेटर है, तो ये आपको कंपैरेटिव डिग्री दे दी, आपको बनानी है इसमें पॉजिटिव में। क्या बनानी है? पॉजिटिव में। तो ये क्या बोल रहा है कि उधार लेना जो है उधार देने से ज़्यादा बढ़िया है, तो आपको पॉजिटिव में बनाना है, तो यहाँ पे नोट आएगा कि उधार देना जो है वो उधार लेने से अच्छा नहीं है। टू लैंड इज गुड बट बोरो, ये तो गलत हो गया। वन शुड लैंड देन बोरो, ये भी गलत हो गया। लैंडिंग इज नॉट गुड एज बोरो, ये दे दिया कि उधार देना जो है उधार लेने से बढ़िया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। हमने अभी पढ़ा कि बोरोइंग इज नॉट एज गुड एज लैंडिंग, कि उधार बोरोइंग इज नॉट एज गुड एज लैंडिंग, ठीक है, कि उधार देना लेना जो है वो उधार देने से बढ़िया नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो है वो पेपर हो गया है। एंड आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपने 50 में से कितने क्वेश्चन किए हैं, आपने अपना टारगेट अचीव किया है 45 प्लस या नहीं। एंड आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे पेपर्स लेके आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।